भाई हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट देखा था लास्ट क्लास में, जहाँ कोई भी दो वेक्टर हो, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और साइन थीटा, ये जो प्रोडक्ट है वो मैग्नीट्यूड है एक रिजल्टेंट वेक्टर का। मतलब ये जो रिज़ल्ट करेगा, ये जो प्रोड्यूस करेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका मैग्नीट्यूड हमारा ए बी साइन थीटा है। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड साइन थीटा। लेकिन ज़्यादातर यूज आई और जे वाला होता है, और तुम्हें पता है भाई कि अगर हमारा आई क्रॉस जे कैप हो, आई कैप क्रॉस जे कैप हो तो वो के कैप होता है, और अगर जे क्रॉस आई कैप हो जाए, जे क्रॉस आई कैप हो जाए, रिवर्स हो जाए डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में निगेटिव ऑफ के कैप हो जाएगा। अगर ये सीक्वेंस फॉलोड है, सीक्वेंस फॉलोड, तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा भाई? तो पॉजिटिव में थर्ड यूनिट वेक्टर, जो भी थर्ड यूनिट वेक्टर है वो हो जाएगा। लेकिन अगर सीक्वेंस रिवर्स्ड है, सीक्वेंस रिवर्स्ड समझ लें या जंपिंग समझ लें, मतलब जंप हो गया समझो, तो उस कंडीशन में निगेटिव ऑफ थर्ड वेक्टर, निगेटिव ऑफ थर्ड यूनिट वेक्टर। तो ये हम लोगों ने देख लिया था भाई। आई क्रॉस के कर दिया तो सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया, या यूं समझो कि आई के बाद जे आता था, जे जंप करके के कर दिया। तो आई क्रॉस के करेंगे अगर, तो आई क्रॉस के करेंगे तो थर्ड वेक्टर जे तो मिलेगा बट निगेटिव में। आई क्रॉस के करेंगे तो निगेटिव मिलेगा, लेकिन आई कैप क्रॉस जे कैप करते तो वो थर्ड वेक्टर पॉजिटिव में मिलता। आई क्रॉस के किया तो निगेटिव जे, और आई क्रॉस जे कर दें तो पॉजिटिव के। तो ये तो भाई हम लोग समझते हैं, लास्ट क्लास में देख ही लिया था हम लोगों ने। और कभी भी आई कैप क्रॉस आई कैप हो जाए या फिर जे कैप क्रॉस जे कैप हो जाए, तो तुम्हें पता ही है भाई कि दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इनको अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो वन वैल्यू फर्स्ट यूनिट वेक्टर का, सेकंड का भी वन वैल्यू, ये सब है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, और साइन हो जाएगा 0 डिग्री, और साथ में मल्टीप्लाइड हुआ यूनिट वेक्टर, तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, 0 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इज नल वेक्टर। इसलिए आई क्रॉस आई कैप हो, जे क्रॉस जे कैप हो, या फिर के क्रॉस के कैप हो, सब हमारा होगा 0 वेक्टर। साथ में हम लोगों ने और क्या देखा था भाई क्रॉस प्रोडक्ट में? तो जब भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, मान लो ए क्रॉस बी अगर कर रहे हों, तो क्या करते हैं भाई? तो आई कैप जे कैप और के कैप, डिटर्मिनेंट मेथड। और यहाँ क्या रखते हैं भाई? तो ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ए वाले वेक्टर का वाई कंपोनेंट, ए वाले वेक्टर का जेड कंपोनेंट, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट और बी वेक्टर का जेड कंपोनेंट, इस तरह से लेते थे और इसको इवेलुएट कर लेते हैं। इसको इवेलुएट करने में ध्यान देना पड़ता है। इसको इवेलुएट करने में क्या ध्यान देना पड़ता है भाई? हाँ, इसको इवेलुएट करने में हम लोग को ये ध्यान देना पड़ता है कि जब आई कैप का कोफिशिएंट ढूंढेंगे, अगर आई कैप का कोफिशिएंट ढूंढेंगे हम लोग, तो इस कंडीशन में हम लोग इसका रो कॉलम भूल जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड, ये रह गया था। और जब जे का हम लोग कोफिशिएंट देखते हैं, ये तो आई का हो गया, जे का देखते हैं तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है, माइनस जे कैप, और तब इसका कोफिशिएंट होगा। तो जे का रो कॉलम, जे का रो और कॉलम भूल जाएंगे, बाकी बच जाएगा ए एक्स ए जेड बी एक्स और यहाँ बी जेड, इस तरह से मिल जाएगा। और जब के कैप का कोफिशिएंट लिखेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा के कैप, और जब के कैप वाला कर रहे हो तो इसका रो और कॉलम भूल जाओगे, बच जाएगा ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई, इस तरह से मिल जाता है। और अगर हम लोग कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखना चाहें तो ये क्या लिखेंगे भाई? तो ये होगा ये वाला मल्टीप्लाइड और माइनस ये वाला मल्टीप्लाइड, मीन्स ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ऐसे हो जाता है। माइनस जे कैप, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा?
तो ये वाला माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स और ए जेड और प्लस के कैप, और के कैप में क्या लिखेंगे भाई, तो के कैप में लिखेंगे फिर वही इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो भाई ये हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, और अब इसके यूजेस देखने हैं भाई आज के क्लास में। ये सब तो लास्ट क्लास का था, ये सब तो ओके है भाई, सबको बोल दो एक बार, सिग्नल दे दो भाई, ये सब ओके है तो ठीक है भाई। इसका यूज़ हम लोग देखने चल रहे थे, इसको हटाता हूँ मैं, यूज़ की बात करें हम लोग तो यूज़ नंबर 1 हम लोगों ने शायद देखा था फाइंडिंग एंगल। फर्स्ट यूज़ था फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर निकालना हो भाई तो यहाँ कॉस थीटा के बदले में साइन थीटा आता है। अरे कॉस थीटा है चाहे साइन थीटा है, थीटा तो मिल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये यूज़ करना है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कम से कम पता है हमें भाई, क्या भाई, तो ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा जब मालूम है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। इस तरह से ये जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा साइन थीटा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं थीटा इज़ इक्वल टू, तो कभी भी ऐसा हो जाता है मान लो कि साइन एक्स हमारा आ जाए 1/3, तो एक्स को क्या लिखूंगा भाई, तो एक्स को लिखूंगा साइन इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स 1/3 का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है सच एन एंगल हुज साइन वैल्यू इज 1/3। साइन इनवर्स 1/3 एक फंक्शन है भाई, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री में लोग पढ़ते हैं 11th में 12th में आता है ये चैप्टर। लेकिन अभी के लिए हम लोग को छोटा सा आइडिया जानना है कि अगर साइन एक्स 1/3 आ जाए तो एक्स कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स 1/3, और ये साइन 1/3 का पावर हाफ नहीं है, इसका पावर -1। अगर ये इन्वर्स समझते हो तो इसका पावर -1 नहीं है, इसलिए इसको आप नहीं लिख सकते कि इक्वल टू 1/sin 1/3, क्योंकि ये पावर नहीं है, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये ऐसा आप नहीं लिख सकते। इसको आप ये तभी लिख पाओगे जब साइन 1/3 का होल पावर -1 होता, तो आप ऐसा लिख पाते। इसको आप लिख सकते हो इसके इक्वल टू में। इसका सिंपल मतलब होता है कि ऐसा एंगल बताओ, ये एक एंगल है, x इज एन एंगल, x हमारा यानी कि ये पूरा वैल्यू एक एंगल है जिसका साइन में वैल्यू 1/3 होना चाहिए। अगर हमारा मान लो साइन x का वैल्यू हाफ हो तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। ऐसा एंगल जिसका साइन में वैल्यू हाफ हो तो वो होता है 30 डिग्री। तो भाई इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री यानी कि π/6। तो खैर ये सब आप समझते हैं, ये मैथमेटिकल बात है, इतना जानते हैं। सो थीटा कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स, और ये हो गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। कुछ होमवर्क दिया था उसमें से कुछ नहीं हुए होंगे क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए होंगे, तो वो भी हो जाएंगे, आज का क्लास होने दो बस। तो नंबर 1 था फाइंडिंग एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो भाई लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर 2 वेक्टर ले लिया जाए तो आप उनके बीच का एंगल क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे उससे काम कर लो। चलो भाई ये तो एक यूज़ हुआ। दूसरे यूज़ पे चलते हैं भाई, यूज़ नंबर 2 पे चलते हैं। एंगल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। हम लोग 2 वेक्टर को पैरेलल प्रूव करने में भी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। कैसे भाई, टू प्रूव 2 वेक्टर्स पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कोलिनियर। कोलिनियर 2 वेक्टर्स को कोलिनियर तब बोलते हैं जब वो एक ही लाइन के पैरेलल हो। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी सेड टू बी कोलिनियर जब ये एक ही लाइन के अलोंग हों।
अपोजिट डायरेक्शन हो जाए या सेम डायरेक्शन हो जाए, दोनों आएगा कोलिनियर में। कोलिनियर का मतलब है सिंपली पैरेलल होना। मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, सेम डायरेक्शन हो जाए, या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाए। दोनों कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ए इज पैरेलल टू बी। ए इज पैरेलल टू बी का मतलब क्या हुआ भाई, कि ए का डायरेक्शन बी का डायरेक्शन सेम हो, या तो फिर ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन अपोजिट हो। दोनों कंडीशन में कोलिनियर वेक्टर बोले जाएंगे। ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर। इस कंडीशन में बोलेंगे ए एंड बी आर कोलिनियर, एक ही लाइन के अलोंग हैं, एक ही लाइन के पैरेलल हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन। A and B are collinear vector because they are parallel to same line। भाई दिख तो रहा है, छोटा लिखा हूँ, ये दिख रहा है पूरा? yes। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। हम लोग कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे भाई? तो देखो, कोलिनियर प्रूफ ऐसे करते हैं हम लोग कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो कोलिनियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इफ़ एंगल, जो हमारा एंगल है बिटवीन ए एंड बी, अगर 0 डिग्री हो या फिर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, इन दोनों कंडीशन में साइन थीटा विल बी 0। साइन 0 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो अगर ये थीटा हमारा ऐसा है, डेट इज ए इज पैरेलल टू बी, अगर ये दोनों कोलिनियर हैं, देन बताओ भाई क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं लूँगा तो क्या हो जाएगा भाई? तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, और साइन 0 डिग्री लिखें या साइन 180 डिग्री लिखें, बात तो एक ही है। तो ये तो हो जाएगा 0, कोलिनियर है तो ये हो जाएगा 0 और पूरे को कर देगा 0। इसका मतलब कि जब कोलिनियर होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। जब कोलिनियर होंगे दो वेक्टर तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। टू नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब वो दोनों नॉन जीरो वेक्टर कोलिनियर हैं। क्योंकि कोलिनियर होंगे, अगर कोलिनियर होंगे तो ये होगा थीटा 0 या 180 होगा और उस कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अगर दुश्मनी होती है रमेश सुरेश में तो मारपीट भी हो जाता है। तो अगर मारपीट करता हुआ दिख गया तो समझ लेंगे कि दुश्मनी था। इसलिए अगर कोलिनियर होंगे तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा, इसलिए यही दिख जाए डायरेक्ट तो समझ लेंगे कि कोलिनियर था। सो अगर टू वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करना हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा दो। क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब गारंटीड हो गया कि वो ज़रूर कोलिनियर है, यानी थीटा 0 है या 180 है। लिख लो भाई, इसको लिखो। हेंस टू प्रूव ऑब्लिक सो, लिख लो इसको, टू प्रूव और सो टू नॉन जीरो वेक्टर्स टू बी कोलिनियर Collinear means parallel. We need to show A cross B equal to 0. 0 वेक्टर लिखने पड़ेंगे, 0 खाली नहीं। और ऐसा इसलिए हुआ
सर आपने 2 नॉन 2 बार लिख दिया है। हाँ, आपने सर 2 नॉन 2 बार लिख दिया है। कहाँ पे? सर हैज टू प्रूव शो 2 नॉन 2 नॉन। अच्छा, 2 नॉन जीरो वेक्टर। छोटा वाला, छोटा वाला। Hence to prove or show 2 non-zero vectors to be collinear or parallel, we need to show A cross B equal to 0, because theta in such case इधर 0 होगा और 180 होगा, तो भाई collinear हो जाएंगे। सर ये तो हम डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट से कैसे करो? डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, टू शो 2 वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। अगर ए और बी में एंगल 90 डिग्री हो तो हम लोग ये प्रूव करने के लिए, टू शो डैट 2 नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ध्यान देना भाई, अगर हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दो, पैरेलल प्रूव करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा दो। क्योंकि ए डॉट बी में आता है कॉस थीटा, ये तभी 0 होगा जब थीटा 90 डिग्री हो। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो पैरेलल है। सब लोग इसको ध्यान से समझ लेंगे। इसीलिए उधर एक यूज़ था, परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, परपेंडिकुलर शो करना हो, डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दो। इस पे क्वेश्चन भी था कि 2 वेक्टर हैं, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर हो। तो भाई लैम्डा का वैल्यू मान लो दे दिया जाए कि एक है 2i प्लस लैम्डा और माइनस 3k, लैम्डा j और माइनस 3k, और एक हो गया मान लो 4i माइनस 2j प्लस 3k, ऐसा है मान लो। इन दोनों को परपेंडिकुलर होने के लिए लैम्डा का क्या वैल्यू होना चाहिए? अगर ऐसा दे दे क्वेश्चन यही है, फाइंड लैम्डा सच दैट A इज परपेंडिकुलर टू B, B वेक्टर है ये और A वेक्टर है ये। तो इसके लिए क्या करोगे भाई? तो इसके लिए डॉट प्रोडक्ट 0 करो, A डॉट B, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, इसको 0 रखो और सॉल्व कर दो कि भाई लैम्डा का वैल्यू कितना होगा। और अगर तुम्हें शो करना है कि दोनों पैरेलल हो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैम्डा का वैल्यू निकालो भाई जिसके लिए ये दोनों पैरेलल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे? टू फाइंड लैम्डा सच दैट A इज पैरेलल टू B, तो उस कंडीशन में तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखाना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए ऐसा लैम्डा ढूंढना पड़ेगा। मतलब मेन कॉन्सेप्ट तो तुम समझ गए ना भाई, क्या कर रहे होंगे? पैरेलल दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखाओ। परपेंडिकुलर दिखाना है, डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाओ और सॉल्व कर दो। चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार कोलिनियर का मीनिंग है पैरेलल। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के पैरेलल। तो ये है मान लो ए बी लाइन, तो ये वेक्टर ए है जो ए बी लाइन के पैरेलल है, और वेक्टर बी है ये भी ए बी लाइन के पैरेलल है। एक ही लाइन के पैरेलल हो तो आपस में भी पैरेलल होंगे, चाहे सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट में हो, पैरेलल कहे जाते हैं। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन ए एंड बी, और दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये ऐसे सिंबल का मतलब क्या है? जस्ट अपोजिट।
और इसका मतलब है सेम डायरेक्शन, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों हालत में ये कोलिनियर कहे जाएंगे। ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर बिकॉज दे आर पैरेलल टू सेम लाइन। यहीं पे मैंने मीनिंग बता दिया कि कोलिनियर का क्या मतलब हुआ। पैरेलल टू सेम लाइन हो तो कोलिनियर होंगे, और वो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा देंगे। क्यों भाई? क्योंकि जब भी कोलिनियर होंगे तो थीटा 0 होगा या 180 होगा, और दोनों हालत में क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कोलिनियर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो कोलिनियर होंगे। इसलिए टू वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना हो डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दो, पैरेलल शो करना हो क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा दो। बोलो समझ गए? Yes, sir. चलो तो इस पे क्वेश्चन आएगा, मैंने होमवर्क में भी दिया था, तो कुछ क्वेश्चन आएंगे। अभी हम लोग इसके मेन में यूज़ दिखा करके उसका क्वेश्चन पे ही वापस आ रहा हूँ, क्योंकि आज एप्लीकेशन के ही बस जो बचे हैं आधा घंटे में ये फिनिश करके फिर मैं क्वेश्चन ही करूँगा आज। तो चलो भाई अब इसके आगे हम लोग देखें। और क्या है भाई, तो हम लोग यूज़ नंबर 3 में ये भी समझ सकते हैं, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। लिख लो भाई, कॉपी पेन साथ में चलता रहे। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम मेड बाई ए एंड बी, कोई दो वेक्टर हैं, एज एडजेसेंट साइड। इसका मतलब क्या हुआ ये जरा समझा जाए। ए परपेंडिकुलर टू बी इम्प्लाइज ए डॉट बी इक्वल टू 0। इम्प्लाइज मतलब कहता है, इम्प्लाइज का मतलब होता है कह रहा है। ए परपेंडिकुलर टू बी कह रहा है कि ए डॉट बी 0 होगा। इम्प्लाइज सेज ए परपेंडिकुलर टू बी सेज दैट ए डॉट बी इज 0। यूज 3 था भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाई ए एंड बी एज एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल का साइड हो। मतलब ये एक ए वेक्टर है, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ए वेक्टर हो और ये बी वेक्टर हो, तो इन दोनों वेक्टर से बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो, या फिर ए और बी वेक्टर से बने हुए ट्रायंगल का एरिया निकालने हो, जिसमें ए और बी क्या है, एडजेसेंट साइड है। एक ये है साइड, एक ये बी है साइड। अगर ये दो वेक्टर एडजेसेंट साइड हैं तो ऐसे दो वेक्टर से बना हुआ ट्रायंगल का एरिया निकालना हो या पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो, क्रॉस प्रोडक्ट यूज आएगा। और इस पे क्वेश्चन आते हैं, खूब कराऊंगा भी अभी। कैसे भाई? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ए क्रॉस बी का जितना वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालना चाहोगे तो वो डायरेक्टली ए क्रॉस बी का वैल्यू होगा। फॉर्मूला कैसे आया ये आप सब, ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो आप ये काम कर सकते हैं। आप सोचेंगे ये कैसे हुआ भाई, तो ये कैसे हुआ, तो ये समझ में आएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो उससे ये पता लग जाएगा। यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ भाई ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है। तो ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाई टू वेक्टर्स ए एंड बी एज एडजेसेंट साइड। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्रॉस प्रोडक्ट का यही है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है भाई, तो क्रॉस प्रोडक्ट बताता है
कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इन दो वेक्टर से जो बना पैरेललोग्राम है उसका एरिया कितना होगा, या इन दो वेक्टर से बना हुआ जो ट्रायंगल है उसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लो। ज्योमेट्रिकली वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकली वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिख लो भाई, और ये खोपड़ी में भी लिख लो। खोपड़ी में तभी लिखोगे जब इस पे सोचोगे, सोच से ही खोपड़ी में लिखा जाता है, थिंकिंग अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकली वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम और डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल। मेड बाई चलो भाई लिखना बंद करो, अब जरा इस पे समझा जाए। हम लोग थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं कि आखिर क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है। तो चलो भैया हम लोग देखते हैं, सारे लोग पेन को छोड़ दें और ज़रा खोपड़ी पे जोड़ दें। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर इंटरप्रेट करना चाहें कि क्या है ये भाई, तो ये तो भाई ए बी साइन थीटा है। अच्छा, ए बी साइन थीटा है, तो चलो भाई इसको देखना चाहेंगे। तो ये वेक्टर मान लो हमने ये ए वेक्टर लिया, ये ए वेक्टर है, ठीक है भाई, और ये वाला अगर बी वेक्टर है, एक ए वेक्टर हो गया एक बी वेक्टर हो गया, बहुत बढ़िया, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो हमें ए क्रॉस बी जो मिलता है ए बी साइन थीटा वैल्यू का मिलता है। एक वेक्टर होता है, बट चलो वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें, अभी ए बी साइन थीटा वैल्यू है। तो ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। ए तो ठीक है भाई, बी साइन थीटा क्या है? तो ए तो भाई ये है और बी साइन थीटा है। इस पे अगर परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाला मिल गया तुम्हें वैल्यू बी कॉस थीटा, और ये वाला वैल्यू मिल गया तुम्हें बी साइन थीटा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं? ये बी वेक्टर है, ये थीटा है, तो इधर हमारा बेस बन गया बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने वाला जो साइड है वो है बी साइन थीटा। बोलो भाई ये तो क्लियर है? और अगर ये क्लियर है तो इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं भाई कि इससे मिला क्या हमें। तो देखो इससे क्या मिला। अगर हम लोग बात करें इसका कि इससे अगर पैरेललोग्राम बनाते हैं, अगर ये दोनों से हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे, बी के पैरेलल ये वाला, ए के पैरेलल ये वाला दिखाया, तो पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा भाई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, वो ज़रा हम लोग जानना चाहते हैं। तो मैं अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसा तो होता है भाई, सारे लोग जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ देखो भाई, हाफ इंटू बेस, अगर इस ट्रायंगल की बात करें बी ओ ए, और इधर मान लो ये एम पॉइंट, तो इस ट्रायंगल की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल ओ बी ए की, इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू ये बेस। बेस का वैल्यू क्या है? वेक्टर ए। बेस का वैल्यू जो है वो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, ए का मैग्नीट्यूड। और हाइट कितना है? हाइट है बी साइन थीटा, हाइट है बी साइन थीटा।
हाइट है बी साइन थीटा, तो हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। तो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला तो देखा कि अरे ये तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू बोलें तो एक ही बात है, क्योंकि ए क्रॉस बी का वैल्यू ही तो होता है ए बी साइन थीटा। अच्छा, तो ट्रायंगल ऑफ एरिया जो कि हाफ इंटू ये बेस हमारा ए का, ए वेक्टर का वैल्यू और ये बी साइन थीटा, तो हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा तो लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू है, इसलिए ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू बाई 2। और अगर पैरेललोग्राम का, तो भाई सबको पता है कि इस पैरेललोग्राम का अगर एरिया हम लोग कैलकुलेट करने बैठें तो वो कितना होगा। तो इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होता है कि कोई एक साइड और दूसरे पैरेलल साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है पैरेललोग्राम का एरिया। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू ये वाला साइड के पैरेलल ये वाला साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है जो कितने वैल्यू का है भाई, तो ये वैल्यू है इसका बी साइन थीटा। अरे भाई, तो ये तो पैरेललोग्राम का जब एरिया निकाला तो ए वैल्यू बेस इंटू बी साइन थीटा हाइट, तो ये तो सिंपली हमारा ए क्रॉस बी का वैल्यू ही है। इट मीन्स ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है और डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ए क्रॉस बी का वैल्यू डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये तो जो निकला है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वही चीज़ हम लोगों ने इधर लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा था कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ए क्रॉस बी का वैल्यू और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है सीधा ए क्रॉस बी का वैल्यू। इसलिए अगर तुम्हें ए और बी दो वेक्टर दिए हों, मान लो वेक्टर दिया हो 2i + 3j - 2k, ऐसा दे दिया होगा, ये दे दिया हो मान लो 4i - 2j और -2k, ऐसा अगर दे दिया हुआ, हमें चाहिए पैरेललोग्राम का एरिया, इन दो वेक्टर से बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया। तो करना कुछ नहीं है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल लो। क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो गया, i कैप, j कैप, k कैप। और यहाँ पे देख रहे हो ए क्रॉस बी का अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये 4 वैल्यू -2 वैल्यू -2 वैल्यू और इधर है 2 वैल्यू 3 वैल्यू और -2 वैल्यू, यही हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और ये वैल्यू अगर 10 आया, इसका मैग्नीट्यूड 10 आया, ये तो ए क्रॉस बी है, इसका हमें मॉड चाहिए, इसका मॉड। तो जैसे ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकालेंगे वो होगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और क्रॉस प्रोडक्ट का जितना वैल्यू आ रहा है उसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। होना भी चाहिए भाई, पैरेललोग्राम तो डबल एरिया का होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से डबल एरिया होता है। कैसे हुआ वो हम लोग यहाँ पे समझ गए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में, ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट यही बताता है, वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, is the value of area of parallelogram or double the area of triangle made by two vectors as adjacent side। इन दोनों को adjacent side जैसा हो, दोनों वेक्टर अगल बगल के साइड बने हों तो ट्रायंगल जो बनेगा उसका एरिया का डबल वैल्यू होता है क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू, और पैरेललोग्राम बोले तो उसका एरिया ही क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है। बोलो भाई, समझे? क्योंकि इससे बना हुआ जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा ये पूरा वेक्टर ए है ग्रीन वाला, और ये हाइट जो है वो बी वेक्टर का परपेंडिकुलर वाला, यानी कि बी साइन थीटा। तो ये बी साइन थीटा था, इसका यूज़ कर लिया हम लोगों ने। ये वाला वैल्यू हो गया बी साइन थीटा, और जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा उतना ही एरिया इधर वाले ट्रायंगल का होगा, और ये पैरेललोग्राम का एरिया डबल हो गया। तो ये सिंपल सी बात है भाई, ठीक है, ये समझ गए कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का डबल वैल्यू और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैल्यू बताता है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ।
बोलो भाई, Yes, sir. सबको क्लियर? किसी को डाउट है पूछ लो भाई। हाँ हाँ, डाउट है तो फिर से पूछो, क्या बोल रहे हो? किसको? यूज 3, यूज 2 तो था कोलिनियर प्रूफ करना। हाँ ठीक है, अभी बताते हैं कोलिनियर वाले में भी। एक बात बताया जाए, हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बनेगा। यानी A क्रॉस B का वैल्यू निकाल लें और हाफ कर दें तो मिल जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, मिल जाएगा। कुछ तो वैल्यू आएगा भाई, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, कुछ तो वैल्यू आएगा। सारे लोग ध्यान से देखें, अगर मैं बोलूँ ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो भी ये ट्रायंगल बनेगा भाई, कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि ये एक वेक्टर है और दूसरा B वेक्टर ये है, तो क्या कोई ट्रायंगल बनेगा? A वेक्टर ये था, B वेक्टर ये था, तब भी हमारा ट्रायंगल बना भाई। ट्रायंगल का कुछ एरिया भी होगा। A वेक्टर ये है, B वेक्टर ये है, तब भी ट्रायंगल का एरिया होगा। A वेक्टर ये है, B वेक्टर ये है, तब भी ट्रायंगल का एरिया होगा। लेकिन A वेक्टर ये है और B वेक्टर ये है, देखो ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B था, तो चलो भाई कुछ तो एरिया बना छोटा सा। ये वेक्टर A और इधर वाला ये वेक्टर B, तो कुछ तो बना भाई, कुछ तो एरिया बना इस ट्रायंगल का। लेकिन बिल्कुल A और B पैरेलल हो जाएं तो क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा? ट्रायंगल ही नहीं बन रहा। एक वेक्टर इधर होता है, दूसरा वेक्टर कहीं इधर होता है, तो चलो भाई एक ट्रायंगल बनता है और इसका कुछ एरिया भी होता है। लेकिन एक वेक्टर ऐसे हो और दूसरा वेक्टर ऐसे हो, तो ये ट्रायंगल क्या बनेगा? ट्रायंगल तो नहीं बना। बिल्कुल अगर सेम डायरेक्शन में, एकदम सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो उस कंडीशन में देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। तो इफ A is in the same direction as that of B, then area of a triangle will be 0। ऐसा बोलना ठीक है कि नहीं? बोलो भाई, अगर A और B सेम डायरेक्शन में हो या फिर A अपोजिट टू B हो, तब भी देखो A वेक्टर B वेक्टर ऐसे हो तो भी चलो कि एक ट्रायंगल बना भाई। लेकिन A वेक्टर ये है, B वेक्टर ये है, तो क्या ट्रायंगल बना? तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। इट मीन्स A क्रॉस B का वैल्यू भी होगा 0। बोलो होगा कि नहीं? ट्रायंगल तो तब बनेगा और एरिया तब बनेगा जब दोनों वेक्टर से कुछ तो ट्रायंगल बन रहा हो, तब ना इसका एरिया बताएगा। अच्छा भाई, इसका एरिया बता दिया इसने 10, इसका एरिया बता दिया 20, इसका एरिया बता दिया 40। अच्छा भाई, इसका एरिया बता दिया मान लो 6, लेकिन इसका एरिया तो कुछ भी नहीं बना, ट्रायंगल ही नहीं बना। इस कंडीशन में ट्रायंगल बना भाई 4 वैल्यू का। इस कंडीशन में जब A और B एक ही डायरेक्शन में होंगे तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। इट मीन्स ट्रायंगल का एरिया 0। और जब ट्रायंगल का एरिया 0, तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भी है 0। इसलिए भी बोला जाता है, ये भी एक मेथड है समझने का, कि जब दो वेक्टर कोलिनियर होंगे, दैट इज जस्ट अपोजिट में हों, A वेक्टर B वेक्टर, या सेम डायरेक्शन हो, ये वाला, इन दोनों कंडीशन में ट्रायंगल ही नहीं बनेंगे।
इसलिए ट्रायंगल का एरिया 0 होगा और ट्रायंगल का एरिया का डबल वैल्यू ही तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो भी हो जाएगा 0। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 आए तो ट्रायंगल समझो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो एरिया भी नहीं होगा। इसलिए दो वेक्टर को कोलिनियर एक ही लाइन के पैरेलल हैं, मीन्स सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, ये भी बात को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा सकते हैं। जो एक बच्चे को डाउट आ रहा था ना कि एप्लीकेशन नंबर 2, यूज़ नंबर 2, कोलिनियर शो करने में, तो कोलिनियर वेक्टर को देखने का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है भाई कि अगर कोलिनियर नहीं होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ एरिया बनेगा और ए क्रॉस बी का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। लेकिन जब बिल्कुल अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन में हो तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, एरिया ही नहीं बनेगा, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू भी 0 रहेगा। ये इतना इंटरप्रिटेशन समझ गए तो हम लोग वापस आते हैं इसमें। ये तो देख लिया था, हम लोग कोलिनियर की बात किए थे, याद होगा कोलिनियर का, तो ध्यान से देखो भाई। टू प्रूव टू वेक्टर्स कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जो एक ही लाइन के पैरेलल हो। ऐसे हो जाए ए एंड बी कोलिनियर, ए है मान लो, ये बी है और ये मान लो सी है, वैल्यू कुछ भी हो, डायरेक्शन की बात है। ए और बी और सी सब आपस में कोलिनियर हैं, ये तीनों वेक्टर कोलिनियर है, तीनों वेक्टर इसी लाइन के पैरेलल हैं, तो तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब है कोई भी दो वेक्टर पकड़ लोगे तो इससे ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 बनने पड़ेंगे। कोलिनियर होने का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0 होना या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 होना, और इन दोनों केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, इट मीन्स कि ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर का सिंबल समझ लो, कोलिनियर मतलब पैरेलल, को मतलब सेम, एक ही लाइन के पैरेलल। तो थीटा 0 हो या 180 हो, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है भैया, तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, इसलिए ये तो कर देगा क्रॉस प्रोडक्ट को 0। तो अगर कोलिनियर हैं तो ऐसे एंगल हैं और ऐसे एंगल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो अगर हमें डायरेक्ट दिख जाए कि दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब एंगल ये हुआ होगा, तो कोलिनियर हुए होंगे। इसलिए इफ़ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब दोनों कोलिनियर हैं, यही मैंने लिखा है। तुम्हें शो करना हो कि दो वेक्टर कोलिनियर हैं, क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा दो भाई, या क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिख रहा है तो समझ लेना कि दोनों कोलिनियर हैं। बोलो भाई, डाउट क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा भाई, और क्या यूज़ है ज़रा ये भी समझें, उस पर भी न्यूमेरिकल आता है। ये तो हम लोग समझ गए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का डबल वैल्यू होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट के वैल्यू से हाफ करना होगा। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो सीधा हमारा ए क्रॉस बी का वैल्यू। तो ध्यान से यही एक ही चीज़ कोई याद रखो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया अगर ए क्रॉस बी का वैल्यू है तो ट्रायंगल का तो हाफ हो जाएगा। तो वो हम समझे हम लोग, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट समझे कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। एक और बहुत यूज़ आता है भाई, एक और यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो देखो भाई, एक और यूज़ ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि भाई एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो और साथ में बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो। फाइंड ए वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अरे भैया, तो तुम्हें तो पता है कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालें, वो होता है ए और बी से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर ए और बी से बना हुआ ये प्लेन है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ए क्रॉस बी इधर होता है भाई, और इधर होता है बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में है
ये वाला डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये वाला है बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, दोनों के परपेंडिकुलर होता है भाई। इसलिए अगर तुम्हें क्वेश्चन में आ जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो निकाल लो भाई। ये वेक्टर तो कम से कम दोनों के परपेंडिकुलर हैं। तो जब भी तुम्हें निकालना हो एक वेक्टर, टू फाइंड ए वेक्टर और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, दैट इज प्लेन ऑफ ए एंड बी। परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी का मतलब है प्लेन ऑफ ए एंड बी के परपेंडिकुलर अगर निकालना हो, ये वाला हो गया प्लेन ऑफ ए एंड बी, प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इनके परपेंडिकुलर दिखाना हो, वेक्टर निकालना हो या उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? तो कोई दो वेक्टर दिया है, मान लो, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे इस पे। मान लो ए वेक्टर दे दिया 2i - 3j + 4k ऐसा करके दे दिया, बी वेक्टर भी दे दिया भाई, तो कुछ भी दे दिया -3i + 2j + 3k ऐसा मान लो दे दिया, और बोला जा रहा है दोनों के परपेंडिकुलर दिखा दो भाई, एक वेक्टर निकालो, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, वो क्या होगा भाई? तो वो सिंपल सा हो जाएगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका वैल्यू तो ए बी साइन थीटा होता है, लेकिन ये होता है किधर भाई? तो परपेंडिकुलर टू बोथ। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, वही हो जाएगा अगर परपेंडिकुलर निकालना है एक वेक्टर तो। अब अगर तुम्हें एक यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो भाई उसके लिए क्या करोगे? तो जब एक वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ है, तो किसी एक डायरेक्शन में वेक्टर पता हो गया तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाता है हमें। कैसे? तो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ हो, तो भाई ए क्रॉस बी है जो परपेंडिकुलर टू बोथ हो, हमें उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। अरे भैया तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा तुम्हें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, क्योंकि ये ऐसा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी है और इसमें हमने डिवाइड कर दिया इसी वेक्टर के वैल्यू से। ए क्रॉस बी मान लो आया 2i + 3j + 5k, तो भाई 2i + 3j + 5k आ गया है ये, जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ है। अब इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। ये आप लिख लें, अब इस पे क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी दिखाऊंगा, ये आप लिख ज़रूर लो, क्योंकि ये है यूज़ नंबर 4। कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर दिया रहेगा, ऐसे तो समझ जाना है, या खुद निकालना है तो भी समझना है। अच्छा भाई, अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूं थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर है भाई? आगे बढ़ें? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों वैल्यू में सेम होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट। इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इस तरह के हैं।
मीन्स ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ऐसा क्यों है भाई? तो देखो इसमें अब राइट हैंड स्क्रू रूल तो उतना डिटेल में आप समझ पाओगे कि नहीं अभी। चलो मैं बताता हूँ राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो ये एक प्लेन है, ये ए वेक्टर दिखाया मैंने ऐसे, बी वेक्टर दिखाया ऐसे, सबको दिख रहा होगा शायद, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी इस ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इधर हो चाहे इधर हो। यही ए वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर है, ये रेड वाला पेन से दिखा रहे हैं, इधर बी वेक्टर किधर होगा भाई? तो राइट हैंड थंब रूल समझ लो, आसान है। थंब लो राइट हैंड का और ऐसे थंब के चारों तरफ ये हमारा कर्ल्ड फिंगर घूम रहा है, समझो ऐसे। ये कर्ल फिंगर जो है ना इसका, ये घूम रहा है ऐसे, सर्कुलेट कर रहा है थंब को। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ए क्रॉस बी निकालना है। तो थंब को ऐसे रख दो इस प्लेन के परपेंडिकुलर और देखो कर्ल फिंगर तुम्हारा ए से, इधर ए था, ए से बी की तरफ जा रहा है, ये ए वेक्टर इधर बी है, तो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी का होगा। अगर ये हमारा थंब को पहले ए और बी से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर रख दो और देखो कि कर्ल फिंगर अगर ए से बी की तरफ जा रहा है, ये ए है इधर, इधर बी वेक्टर है, तो देखो यहाँ पे थंब रखेंगे ऐसे, तो ए की तरफ पहले है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यही है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इसका उल्टा होगा। क्यों? थंब को ऐसे रखना पड़ेगा, तब जाके देखो ये हमारा कर्ल फिंगर बी से ए की तरफ जाएगा, बी से ए की तरफ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में बी क्रॉस ए करेंगे तो इस डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी करेंगे तो इस डायरेक्शन में। मतलब थंब रखो परपेंडिकुलर, देखो कि अगर हमारा ये ए से बी की तरफ जा रहा है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये है, और अगर बी क्रॉस ए नहीं, अगर मान लो हमारा ए क्रॉस बी जा रहा है तब तो ये सही है ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए है तो इसका मतलब इसका उल्टा। ऐसे करेंगे तब जाके बी से ए की तरफ जाएंगे, बी क्रॉस ए। तो इस तरह से ए क्रॉस बी किया तो इस डायरेक्शन मिला, बी क्रॉस ए करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों अपोजिट होगा। और वैल्यू की बात करें तो वैल्यू तो दोनों का ए बी साइन थीटा है, वैल्यू तो दोनों का ए बी साइन थीटा, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, वैल्यू तो हमारा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है भाई। इसका भी वैल्यू है ए बी साइन थीटा, लेकिन ये है इसका यूनिट वेक्टर अपवर्ड में है, मान लो ये, तो इसका भी वैल्यू जो है वो ए बी साइन थीटा तो है, वही ए क्रॉस बी क्रॉस ए करें तो इसका भी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, लेकिन इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड में होगा। तो जब एक अपवर्ड में है दूसरा डाउनवर्ड में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल एंड अपोजिट में है। इसलिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए कितना होगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी प्लस ये बी क्रॉस ए है, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, दिस विल बी इक्वल टू, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि ए क्रॉस बी अगर 5 वैल्यू का है जे कैप, तो ये भी 5 वैल्यू का है माइनस जे कैप, और जब 5 जे कैप और माइनस 5 जे कैप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें जीरो वेक्टर मिलेगा भाई। ये तो समझे ना बात कि ए क्रॉस बी का ये डायरेक्शन है, जो ए इस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी का ये डायरेक्शन है ए और बी के परपेंडिकुलर, और वैल्यू कितना है ए बी साइन थीटा, वैल्यू कितना ए बी साइन थीटा, और ये है बी क्रॉस ए जो इस डायरेक्शन में है, इसका वैल्यू कितना है ए बी साइन थीटा। मान लो ए बी साइन थीटा 10 है तो ये 10 जे कैप है, तो ये माइनस 10 जे कैप है। तो भाई जब दोनों ऐड करोगे तो जीरो नहीं हो जाएगा, तो जीरो हो गया। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir.
किसी को डाउट है तो बता दे भाई। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। इतना ही एप्लीकेशन था क्रॉस प्रोडक्ट का। सर हमने पूरे के मैग्नीट्यूड से क्यों किया डिवाइड? क्या कह रहे हो? सर हमने पूरे के मैग्नीट्यूड से क्यों किया डिवाइड? कहाँ डिवाइड किया? सर A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड। यहाँ पे? यस सर। ये तो यूनिट वेक्टर का यही तो फॉर्मूला है। अगर यूनिट वेक्टर तुम्हें किसी भी डायरेक्शन में निकालना हो, तुम भूल रहे हो, पहले की चीज़ों को भूलो मत। यूनिट वेक्टर नहीं बोल रही हूँ। हाँ, कौन? इसी का तो बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रही हूँ, इसमें अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? किसको अलग अलग निकालोगे? सर एक का अलग मैग्नीट्यूड, B का अलग मैग्नीट्यूड। ऐसे थोड़ी ही होगा। A क्रॉस B निकालना होगा और इसी A क्रॉस B का वैल्यू से डिवाइड करने होंगे। यूनिट वेक्टर अगर C के डायरेक्शन में निकालना होता है तो C वेक्टर डिवाइडेड बाई C का ही मैग्नीट्यूड। उसी तरह से तुम्हें एक यूनिट वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर टू बोथ, तो तुम्हें परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर तो ये मिला ना, परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, ये एक वेक्टर मिला। अब हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B हो। तो पहले तो एक वेक्टर निकल गया परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। अब ये जो वेक्टर निकला है इस E के वैल्यू से डिवाइड करना होगा, तब मिलेगा एक यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ है। परपेंडिकुलर टू बोथ मान लो C वेक्टर है, तो हमें C वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने होंगे। आराम से माइंड में सेट कर लो ये सारी बात। अब इस पे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल वाले भी खूब पूछते हैं। दोनों का वैल्यू सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए A क्रॉस B इज माइनस ऑफ B क्रॉस A। इसलिए जब दोनों को सम करोगे, ये वाला उधर जाएगा तो सम हो जाएगा, सम हो जाएगा तो 0 मिलेगा। अगर A क्रॉस B का वैल्यू AB साइन थीटा और अपवर्ड में यूनिट वेक्टर है तो AB साइन थीटा या डाउनवर्ड में यूनिट वेक्टर है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगना ज़रूरी है। क्योंकि ये डाउनवर्ड में है, ये अपवर्ड में है, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। इसलिए जब भी A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A आए तो दैट विल बी 0, क्योंकि ये हुआ कितना, A क्रॉस B और B क्रॉस A को लिखा माइनस ऑफ A क्रॉस B और ये दोनों कैंसिल हो गए, मिल गया 0। और क्या बताया भाई अभी? तो ये बताया हमने, ये तो समझ गए भाई। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग निकालते हैं। तुम खुद सोचो, I क्रॉस J करते हैं तो K मिलता है और J क्रॉस I करते हैं तो माइनस K मिलता है ना सबको। I क्रॉस J किया तो K मिला, होता ही है I क्रॉस J K, लेकिन J क्रॉस I करेंगे तो माइनस K। I क्रॉस J इज इक्वल टू K बट J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K। ये होता है, सब लोग जानते हैं भाई। तो अगर कोई बोले कि अच्छा भाई I क्रॉस J और प्लस J क्रॉस I करें तो क्या मिलेगा हमें, तो बोल दोगे 0 मिलेगा। क्यों भाई? I क्रॉस J करेंगे तो ये K आएगा और J क्रॉस I करेंगे माइनस K आएगा, दोनों ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो वही है, समझ लो, ये वही समझ लो यहाँ पे कि ये वाला है समझो x एक्सिस, ये वाला है समझो y एक्सिस, ये वाला है समझो z एक्सिस। तो हमने ये वाला i कैप वेक्टर हो गया, ये j कैप हो गया और ये इधर k कैप हो गया। तो i क्रॉस j किया हमने तो k मिला और j क्रॉस i करेंगे तो माइनस k मिलेगा। इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको जरा रिकैप किया हमने। अगर कोई भी हमें बोले कि भाई एक ऐसा वेक्टर निकालो या यूनिट वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर टू बोथ होगा, तो सिंपल सी बात है, जो वेक्टर दिया है उसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। क्रॉस प्रोडक्ट ही परपेंडिकुलर टू बोथ वाला है, इसलिए एक वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो A क्रॉस B चाहे B क्रॉस A, कुछ भी निकाल लो, परपेंडिकुलर टू बोथ मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर चाहिए तो कोई बात नहीं है, वेक्टर मिला हुआ है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मिल जाएगा। ठीक है भाई। और क्या पढ़ा हम लोगों ने भाई आज? तो और आज हम लोगों ने ये जाना कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो ट्रायंगल नहीं बन पाता, तो ट्रायंगल का एरिया भी 0, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0। कोलिनियर होंगे तो एरिया ही, ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा, एरिया नहीं बन पाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स A क्रॉस B 0 फॉर कोलिनियर वेक्टर्स।
ज्योमेट्रिकली क्या होता है भाई? तो ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय द टू वेक्टर एज एडजेसेंट साइड, एज एडजेसेंट साइड। तो पैरेललोग्राम का एरिया ये बन गया, ये बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर बोले डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्रॉस बी का वैल्यू। तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो ए क्रॉस बी का वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। पैरेललोग्राम का निकालना होगा डायरेक्ट ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाल लेंगे। 2 वेक्टर दिए रहेंगे आई जे के में, काम कर देंगे। बोलो ये क्लियर है? ऐसा आएगा क्वेश्चन तो कर लेंगे। अच्छा भाई, और क्या देखा हम लोगों ने भाई? तो और देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम, तो वो तो वही फार्मूला है भाई। और देखा था हम लोगों ने कि जब परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाओ, जब पैरेलल प्रूफ करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखाओ। क्योंकि जब पैरेलल होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और हम लोगों ने यूज नंबर 1 देखा कि एंगल निकालना हो बिटवीन ए एंड बी तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं साइन थीटा। तो इस पे तो क्वेश्चन देखा था लास्ट क्लास में भी, साइन थीटा से निकालो, कॉस थीटा से निकालो, डॉट प्रोडक्ट से निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालो। तो ये तो सबका हो गया होगा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं था। बी वेक्टर है, अगर ये इस बी वेक्टर को दिखाना हो तो बी वेक्टर को हम लोग दिखाएं अगर रिजॉल्व करके तो आप इजीली दिखा सकते हो भाई। कैसे? इधर था ये 30 डिग्री एंगल, तो इसको लिखोगे बी का वैल्यू 8 है तो 8 cos 30 डिग्री माइनस आई कैप 8 sin 30 डिग्री जे कैप, यानी कि 8 cos 30 डिग्री माइनस आई कैप और प्लस 8 sin 30 डिग्री, और वो किधर भाई? जे कैप में, क्योंकि ये है 8 sin 30 डिग्री। ये दिखा देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी वेक्टर। सिमिलरली अगर ये डी वेक्टर में दिखाना हो जो कि 7 वैल्यू का था और ये था 60 डिग्री, तो कोई भी एंगल से पकड़ के दिखा सकते हैं भाई, मैंने तो बताया ही था। तुम्हें इससे भी चाहते तो दिखा सकते हो। अगर इससे दिखाते हो तो डी वेक्टर को लिखेंगे हम लोग cos 60 डिग्री से दिखाते हैं, तो 7 cos 60 डिग्री इधर लिखेंगे ऐसे और प्लस ये ऐसे लिखेंगे, यानी कि 7 cos 60 डिग्री किधर भाई? इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर है, 7 cos 60 डिग्री किधर? माइनस जे कैप में। और ये वाला, तो ये वाला है 7 sin 60, तो इसको लिखेंगे प्लस 7 sin 60 डिग्री, वो किधर भाई? तो ये तो पॉजिटिव आई कैप में। तो बस ये डी वेक्टर इज इक्वल टू ये डाउनवर्ड वाला यानी माइनस जे कैप वाला, और ये राइटवर्ड वाला मीन्स प्लस आई कैप वाला। अगर 30 डिग्री से भी लिखना चाहोगे तो इसको लिख सकते हो भाई, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर जो लिखेंगे, ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे, वो होगा ये 7 cos 30 डिग्री। ये है 7 cos 30 डिग्री, और 7 cos 30 डिग्री मतलब 7 इंटू हाफ। और इधर से भी अगर देखते हैं 60 डिग्री से, तो ये वाला वैल्यू कितना होता? 7 sin 60 डिग्री। ये वाला वैल्यू होता 7 sin 60 डिग्री, और 7 sin 60 डिग्री होता है √3/2, या 7 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री √3/2, और ये cos 30 डिग्री है, ये भी √3/2। तो ये वैल्यू सेम ही रहेंगे, ठीक है? वैल्यू तो सेम ही आने। 60 डिग्री से लिखोगे तो 7 sin 60 डिग्री, 30 डिग्री से लिखेंगे 7 cos 30 डिग्री। तो बात एक ही हो गई, ये वाला वैल्यू और प्लस ये वाला वैल्यू लिखना चाहें तो ये वाला 7 cos 30 डिग्री मीन्स 7 √3/2 आई कैप, 7 √3/2 आई कैप, और ये वाला हो गया 7 sin 30 डिग्री। 7 sin 30 डिग्री मीन्स 7 sin 30 डिग्री हाफ होता है भाई, तो 7/2, और किधर भाई? तो माइनस ऑफ जे कैप। इस तरह से रिजॉल्व करते थे। ये सब तो पुरानी बात हो गई, ये सब में अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, भाई? बोलो, हटा दें इसको। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये वाला वेक्टर दिया था एक, ये सब भी पहले का होमवर्क था, ये भी क्लियर हो गया होगा तुम्हें। Yes, sir.
देख रहे हो, ये वाला वेक्टर ए अगर लिखना चाहें तो इधर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आई कैप और 1 2 3 जे कैप, ये हो गया हमारा वेक्टर ए। 7i + 3j, देखो वेक्टर ए लिखा हुआ है 7i + 3j, इससे तो मैच कर लिया होगा तुमने। और कोई भी वेक्टर, अगर इस वेक्टर की बात करें हम लोग तो इसका है 1 2 3 4 5 6 7, एक्स डायरेक्शन के अपोजिट में गए तो ये हो गया -7i कैप और ये हो गया -3j कैप, क्योंकि 3 और ये j कैप के अपोजिट में है 1 2 3, तो -3j कैप, -7i कैप -3j कैप, ये हो गया तुम्हारा f वेक्टर। तो f वेक्टर का तुम देखो, f वेक्टर ये है -7i कैप -3j कैप। इस तरह से ये काम किए होगे, एनालिसिस कर लिए होगे भाई कि तुम्हारी सोच बनी कि नहीं बनी। अगर ये एक वेक्टर है, इसका मतलब है कि राइटवर्ड में तुम जा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 राइटवर्ड में जा रहे हो, इसलिए इसको लिखा 8i कैप, और अपवर्ड जा रहे हो ओनली 2, तो +2j कैप। तो सी वेक्टर इज 8i कैप +2j कैप। देखो सी वेक्टर 8i कैप +3j कैप, 2j कैप होना चाहिए, 3 गलत कर दिया। सी वेक्टर इज 8i कैप +2 ही तो है, यहाँ से शुरू किया 1 2 2j कैप, यहाँ पे सी वेक्टर का यहाँ 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो समझते हो भाई, क्लियर है? हटा दें इसको। यस सर। चलो देखते हैं आगे, क्योंकि ये सब भी कर लिए होगे, मैच कर लिया होगा तुमने। ये अगर मान लो हमारा ये 8 है, ये 4 है, तो 8 -i कैप और 4j कैप, 8 -i कैप और 4j कैप, ई वेक्टर हो गया। ये वैल्यू निकालना होगा, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे, वैल्यू पाएंगे। वैसे ही ये भी है, इधर है 12, तो 12i कैप -3j कैप, 12i कैप -3j कैप, वैल्यू निकालेंगे 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर या -3 का स्क्वायर, अंडर रूट मतलब पावर हाफ, वैल्यू निकल जाएगा। चलो भाई, ये सब में तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। अब इसमें भी कोई बात नहीं है, वेक्टर लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं भाई। ये b है, 10 वैल्यू का है, 5 डिग्री है, तो 10 cos 5 डिग्री -i कैप में, 10 cos 5 डिग्री -i कैप में, देखो 10 cos 5 डिग्री -i कैप में, और 10 sin 5 डिग्री j कैप में, 10 sin 5 डिग्री j कैप में, 10 sin 5 डिग्री j कैप में, पॉजिटिव, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर होगा और इधर होगा, बस। तो ये सब तो खैर आप समझते हैं, ये सब पुरानी बात हो गई, ये सब में अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब एंगल नहीं पता है 47 डिग्री क्या होता है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे भाई। अब टेबल देगा तब मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा, तो टेबल दिया नहीं जाता है। ये सब कर लिए थे, इन सब में किसी को डाउट नहीं था ना? नो सर। इसमें तो लिखा हुआ पर्सन 10 नॉर्थ में गया भाई, 10 नॉर्थ में गया और उसके बाद ईस्ट में चला गया, 20 ईस्ट में चला गया। नॉर्थ अपवर्ड दिखाते हैं तो ईस्ट इधर दिखाते हैं। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो √10 का स्क्वायर और +20 का स्क्वायर, दैट इज √500, जो वैल्यू होगा वो कर देंगे काम। तो ये सब तो खैर, ये सब में भी आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, ये सब तो कर लिया था तुमने। आज जो कराना है क्रॉस प्रोडक्ट पे, ये सब पहले का होमवर्क है भाई, ये सब पहले का होमवर्क है। मैं आगे बढ़ाता हूँ, चलो इसको भी देखते हैं। इफ़ ए वेक्टर, 4 नंबर क्वेश्चन देखो। इफ़ ए वेक्टर इज, हम लोग बस मेथड फटाफट देखते चले जाएं, अब क्वेश्चन ही देखने हैं। कह रहा है इफ़ ए वेक्टर 2i + 3j + 8k इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस, इसके परपेंडिकुलर है भाई, दोनों आपस में परपेंडिकुलर, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा। तो मैंने बताया था परपेंडिकुलर अगर होगा तो इसका मतलब दोनों को क्या करो, ये वेक्टर a मान लो, ये वेक्टर b मान लो, और a.b निकाल लो और इसको 0 प्रूफ कर दो। a.b को 0 रख दो और उसके लिए लैम्डा का वैल्यू। तो चलो भाई a.b निकालें, तो a.b क्या हो जाएगा, तो i वाले को i वाले के साथ करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में याद होगा i.i तो 1 हो जाता है, लेकिन i.j अगर करें तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट जैसे ही आया मतलब माइंड में समझ लेना cos थीटा। अरे भैया तो cos थीटा तो 0 हो जाता है 90 डिग्री होने पे, इसलिए जैसे ही डिफरेंट वाले आएंगे 0 हो जाएगा, सेम वाले आएंगे 1 रहेगा।
तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जब a डॉट b निकालेंगे तो सबको मालूम था भाई कि i को i के साथ, मतलब 4 इंटू 2 8 हो गया भाई, i डॉट i 1 हो गया। i को j के साथ करेंगे 0, इसको k के साथ करेंगे 0। चलो भाई, तो अब j वाले को i के साथ 0 हो जाएगा और j वाले को j के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -4 -12 और j डॉट j 1 हो जाएगा। फिर j को k के साथ नहीं करेंगे, बेकार है, और k को k के साथ करेंगे, i j के साथ नहीं करेंगे, i j के साथ नहीं करेंगे, k को k के साथ करेंगे तो 8 अल्फ़ा आएगा। तो प्लस 8 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, इसलिए ये हो गया कितना भाई, तो -4 + 8 अल्फ़ा इज़ 0। सो 8 अल्फ़ा इज़ 4, यानी अल्फ़ा का वैल्यू हो गया हाफ। तो अल्फ़ा का वैल्यू हाफ पे टिक लगा देंगे। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? बोलो, सबको क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दिस एंड दिस इज गिवन बाई, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा भाई? तो भाई स्केलर प्रोडक्ट निकाल लो ना भाई, आई वाले को आई वाले के साथ करो, जे वाले को जे, आई को आई के साथ, आई है ही नहीं, चलो 0 है, खत्म हो गया। जे को जे के साथ देखो 2 है और इधर -1 है, 2 इंटू -1 -2 हो गया और जे डॉट जे 1 हो गया। और के वाले में -1 है और ये के है तो ये -1 हो जाएगा, मतलब जे वाले का हो गया जे वाले का हो गया 2 इंटू -1 -2, जे और जे वाले का आई वाले के साथ होगा ही नहीं क्योंकि आई वाला एब्सेंट है। जे वाले को जे के साथ किया -2 हो गया और के वाले को के साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई किया -1 के डॉट के 1, तो ओवरऑल आ गया -3 हो गया। बोलो भाई, यहाँ पे आई वाला है ही नहीं, तो भाई आई वाले को जे के साथ करोगे, के साथ करोगे, 0 कर देगा। उसी तरह से द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो भाई डॉट प्रोडक्ट 0 करो और लैम्डा का वैल्यू जैसे अभी निकाले थे निकल जाएगा। गिवन वेक्टर ए बी, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे हैं। एक कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकाल रहे हो, कैसे करेंगे भाई? तो मैं बता दे रहा हूँ, याद दिला दे रहा हूँ फिर से। ए डॉट बी करोगे तो इसमें आएगा तुम्हें ए बी कॉस थीटा। तुम्हें चाहिए कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो भैया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी चाहिए, मतलब तुम्हें क्या चाहिए? ए कॉस थीटा चाहिए। अच्छा भाई, तो ए कॉस थीटा यहाँ से पकड़ लो, ए कॉस थीटा ये हो गया बी इंटू ए कॉस थीटा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट जो ए कॉस थीटा है, यही कंपोनेंट हमें चाहिए था, वो हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ये बी का वैल्यू। बस ये काम कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालने में एक्सपर्ट हो आप, और बी का वैल्यू से डिवाइड कर देने हो जाएगा। या करके दिखाऊं, ए डॉट बी करेंगे 2 इंटू 1 2, और जे वाले को जे के साथ करेंगे 3 इंटू 1 + 3, ये हो गया। और b का वैल्यू कितना है? तो √1² + 1², ये हो गया भैया 5 डिवाइडेड बाई √2, 5 डिवाइडेड बाई √2, देखो आ गया 5 डिवाइडेड बाई √2। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बताओ भाई, ठीक है यहाँ तक? आगे बढ़ें? चलो देखते चलो भाई, जल्दी जल्दी देखें हम लोग। वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल वेक्टर, देन द एंगल ऑफ ए। दो वेक्टर को इक्वल तब ही बोलते हैं भैया, इक्वल तब बोलते हैं जब इसका आई जे के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम रहें, तभी इक्वल वेक्टर होंगे। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो वो तभी होगा जब एक हमारा 3i + 4j है तो दूसरा भी 3i + 4j हो, तीसरा भी 3i + 4j हो, तब सारे इक्वल होंगे। एक अगर 4i कैप है तो दूसरा भी 4i कैप, तीसरा भी 4i कैप, ऐसे हो। तो इसलिए ये वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब सारे के कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी i 1 रहे, j का -3 यहाँ भी j -3 हो, यहाँ k का 5 है तो यहाँ भी k का 5 रहे, मतलब -a जो दिख रहा है वो 5 रहे। तो a का वैल्यू क्या मिला? -5 मिला। तो a का वैल्यू -5 लेंगे। 5 पे बात नहीं बनेगी, a का वैल्यू का 5 कर दोगे तब दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये -5 के हो जाएगा, ये 5 के, तो फिर ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। इसलिए a का वैल्यू -5 कर देंगे ऐसे काम।
इक्वल वेक्टर का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सब सेम होना चाहिए। 2 वेक्टर्स आर गिवन बाय ए बी, फाइंड थर्ड वेक्टर सी इफ़ a प्लस 3b माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो भाई दे रखा है, ये कंडीशन है, तो इस इक्वेशन से तुम बोल सकते हो भाई कि सी वेक्टर क्या होगा, तो सी को इधर राइट वर्ड ले जाओ तो ये हो गया a प्लस 3b। इसका मतलब सी वेक्टर क्या हो गया भाई, तो a प्लस 3b। अब a दिया ही है और b दिया ही है तो a प्लस 3b नहीं निकाल लेंगे। a है हमारा 3i प्लस j प्लस 3k, ठीक है भाई, ये a वेक्टर है, और प्लस 3b तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9i कैप हो जाएगा भाई, 3 इंटू b तो 9i कैप, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15j कैप, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6k कैप। बस भाई अब इसको ऐड कर दो, बस ऐड करना है i के साथ 9 और 3 12i कैप हो गया भाई, j और ये फिर प्लस 16j कैप हो गया भाई, 3k कैप और माइनस 6 तो माइनस 3k कैप हो गया, बात ख़त्म हो गई। 12 16 और माइनस 3, 12 16 और माइनस 3, ये देखो मिल गया। कुछ तो बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़े हम लोग। ये देखो, ये कुछ लोगों ने डाउट भेजा था, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए बी सी हैव स्केलर मैग्नीट्यूड, इन सब का स्केलर मैग्नीट्यूड 4 3 4 और 5 है। देन द एंगल बिटवीन a एंड c, a और c के बीच का एंगल निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे, तो a इक्वल टू बी प्लस सी है और ये देखो 5 4 3 है। जैसे ही 5 4 3 दिख गया तो इसका एक मतलब भी है। 5 4 3 का क्या मतलब है भाई, तो देख रहे हो कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी है, a इज इक्वल टू बी प्लस सी है और b 4 है और c 3 है, तो 4 और 3 का 5 रिजल्टेंट तभी होता है जब ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, 5 और 3 का, ये 4 और 3 का रिजल्टेंट 5 तभी होगा जब ये, क्योंकि 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का जब स्क्वायर करते हो तो अंडर रूट 25 आता है तो वो 5 बनता है। तो 3 4 5 जैसे ही मिल जाए तो समझ लेना राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है भाई, तो a इज इक्वल टू, देखो भाई ऐसे भी तुम समझ सकते हो, a इज इक्वल टू बी प्लस सी है और यहाँ पे b का वैल्यू दिया है 4 और c का वैल्यू दिया है 3 और a का वैल्यू दिया है 5। तो तुम चाहो तो इस इक्वेशन से तुम एंगल निकाल सकते हो b और c में, यहाँ से भी एंगल निकाल सकते हो b और c में। अगर तुम्हें ये लगता है कि 90 डिग्री, आपने तो ऐसे ही बोल दिया 90 डिग्री, तो भाई तो ऑब्जर्वेशन से बोल दिया कि 3 और 4 का होता ही है 5 जब राइट एंगल पे होते हैं। तो फिर भी तुम अगर हजम ना हो, निकालना चाहते हो, तो तुम यहाँ देखो 4 दिया है, ये 3 दिया है वैल्यू में और ये a 5 वैल्यू का दिया है, तो a तो रिजल्टेंट है, a तो हमारा भाई b प्लस सी वेक्टर है, यानी कि b और c का रिजल्टेंट है। तो a का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर रूट b का वैल्यू का स्क्वायर प्लस c के वैल्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड c, एंगल बिटवीन b एंड c थीटा है हमारा। तो यहाँ पे ये 5 वैल्यू जब दे रहा है क्वेश्चन में और ये दे रहा है 5 4 और 3, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा ऐसा लिखोगे और स्क्वायर करोगे तो ये 25 हो जाएंगे, इज इक्वल टू इधर भी 25 और ये हो गया 24 कॉस थीटा। और यहाँ से तुम्हें मिल गया 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, 25 माइनस 25 0, इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। इट मीन्स b और c में एंगल है 90 डिग्री। b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, इससे पता लगा कि b एंड c वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो भाई ये वाला b वेक्टर था तुम्हारा 4 वैल्यू वाला और ये c वेक्टर था, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये पता लग गया। ऑब्जर्वेशन मेथड से तुम डायरेक्ट बोल सकते थे, नहीं तो कैलकुलेशन करके तुम देखा तो ये आया। अब तुम्हें पूछ क्या रहा है ये जरा देखें। कुछ लोग यही सोच करके 90 डिग्री कर देते, कुछ लोग यही सोच करके 90 डिग्री कर दिए π/2 एक्सक्यूज मी, लेकिन यहाँ एंगल पूछ रहा है एंगल बिटवीन a एंड c। तो a वेक्टर एंड c वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो दोनों का हेड हेड तो मैचिंग किया हुआ है भाई। तो जब हेड हेड मैचिंग किया हुआ है तब तो बहुत आसान हो गया, फिर तो यही एंगल निकालने, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू। दोनों का हेड हेड मैचिंग है, लार्जर वाला तो लेंगे नहीं, स्मॉलर वाला। तो बताओ भाई इस कंडीशन में अगर हमारा कॉस में है तो कॉस वाला थीटा अगर ले लेते हैं तो कॉस थीटा में लें तो कॉस थीटा का वैल्यू बेस 3
अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो 5 है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 हो जाएगा। कॉस थीटा लिया। अगर साइन थीटा लिखना चाहोगे तो साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो 4/5 हो जाएगा। इट मीन्स थीटा हमारा एक ऑप्शन ये भी हो सकता था साइन इनवर्स 4/5। अगर साइन इनवर्स में दिया हो तो साइन इनवर्स 4/5 होना चाहिए, तो ये तो नहीं दिया है, ये नहीं होगा। बोलो ठीक है। हमें एंगल निकालना था ए और सी में, हमें बी और सी में एंगल नहीं निकालना था, हमें ए और सी में निकालना था, इसलिए ए और सी में निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो सिंपली देख लिया होगा भाई, मैच कर करके देख लिया होगा। d प्लस ई ही एफ आ रहा है क्योंकि ये वाला है d ऐसे d वेक्टर, और e वेक्टर अगर करें ऐसे तो ये ऐसे मिल रहा है जो कि f वेक्टर है। तो d प्लस ई ही f है, बाकी सब मैचिंग नहीं हो रहा। ये वाला d वेक्टर, ये वाला e वेक्टर, तो ये वाला f वेक्टर हमें मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। और बाकी कोई मैच नहीं कर रहा था, इसलिए बाकी को हटा देंगे भाई। यहाँ देखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज। ये तो लास्ट क्लास में बताया था। बोलो, बताया था ना लास्ट क्लास में? अरे भाई मैग्नीट्यूड ऑफ लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर मीन्स a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो भाई जब दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया। याद होगा a माइनस बी का जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। याद है ना? चाहे तो आप यहाँ माइनस लगाओ या यहाँ एंगल चेंज करो। तो भाई एंगल तो बिटवीन द टू वेक्टर निकालना ही है, तो उसको मत चेंज करो, एंगल तो थीटा ही रहने दो। अब यहाँ से हम लोग निकाले, इसको इधर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बताया था लास्ट क्लास में भाई, ये बताया था ना लास्ट क्लास में, इसलिए ज़्यादा इसमें खोपड़ी खर्च करने की तो ज़रूरत मुझे लग नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं। इफ वेक्टर a एंड b आर सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b देन a माइनस बी में बी इक्वेटेड। क्या होगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ भाई। a प्लस बी रिजल्टेंट ऑफ a एंड b वही है जो a का वैल्यू है, जो b का वैल्यू है। मीन्स ये तीनों समझो x हैं, तीनों ही समझें कि x हैं। तुम भी x, तुम भी भैया x, और तुम दोनों का रिजल्टेंट है वो भी x। तो a माइनस बी का वैल्यू निकालने हैं। तो पहले तो भाई ये तीनों जो हैं सेम वैल्यू के हैं, इस बेसिस पे हमें एंगल मिल जाएगा a और b में। जब तीनों सेम वैल्यू के होते हैं ना तो एंगल होता है 120 डिग्री। a वेक्टर b वेक्टर, तो ये 120 पे होते हैं तभी ये सेम वैल्यू का होगा रिजल्टेंट। a वेक्टर b वेक्टर 120 पे होगा तभी सेम रिजल्टेंट वैल्यू में आएगा। और ये पहले हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, फिर भी अगर अभी करना चाहते हो तो कर लो भाई। रिजल्टेंट भी यही, a भी वही और b भी वही, तो भाई ये काम तुम कर सकते हो। स्क्वायर करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। इट मीन्स ट्वाइस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू हो गया माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1/2, इसलिए थीटा का वैल्यू हो गया 120 डिग्री। क्योंकि माइनस हाफ होता है 120 पे, हाफ होता तो 60 डिग्री लिखते। तो भाई a और b में 120 का एंगल है। ऑब्जर्वेशन मेथड से भी हम लोग समझते हैं कि 120 का एंगल होगा तभी इनका रिजल्टेंट भी उतने ही वैल्यू का हो जाएगा। ये भी 60 और ये भी 60, इट मीन्स टोटल एंगल 120 बिटवीन a एंड b।
तो ठीक है भाई, ए और बी का वैल्यू सेम, वही रिजल्टेंट, तो ए माइनस बी निकाल लो भाई, ए माइनस बी। तो ए ये है और बी ये है, तो माइनस बी ये है भैया, माइनस बी ये हो गया, बी वेक्टर ये है तो माइनस बी वेक्टर ये है, और ए माइनस बी यानी कि ए में माइनस बी को जब ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें ये वाला रिजल्टेंट। तो ये वाला रिजल्टेंट तुम्हें निकालने हैं, ये वाला रिजल्टेंट निकालने हैं भाई। ये है तुम्हारा a प्लस माइनस बी यानी कि a माइनस बी, ये वाला बताना है। ये वैल्यू ये x था, ये भी x है, और ये दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, इसलिए अब ये रिजल्टेंट तुम निकाल सकते हो। दैट इज a माइनस बी का जो वैल्यू निकालना था वो हो गया। इन दोनों में एंगल कितना है भाई, 60 डिग्री, टोटल एंगल है 60 डिग्री a और माइनस बी में। तो भाई निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स इंटू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों में 60 डिग्री का एंगल है भाई। तो ऐसा लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और कॉस 60 डिग्री का मतलब है एक और हाफ कैंसिल हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा यानी कि √3x। तो √3x हो जाएगा भाई, √3x का मतलब √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a बोल लो या √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b बोल लो, सब एक ही बात है। बोलो भाई, यही है a माइनस बी वैक्टर, यही निकालना था। बोलो भाई, क्लियर हुआ? Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछ ले। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir, clear है। तो चलो भाई आगे बढ़ते जाते हैं। देखो, द कंपोनेंट ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, द कंपोनेंट्स ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर दिस एंड दिस। तो भाई सम तो निकाल लेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग कितना होगा। अरे तो ये तो बड़ा सिंपल है भाई, दोनों को सम कर दो। आई वाले को आई वाले के साथ किया तो आई वाले का इधर आई है नहीं, तो हमें निकालना है अलोंग एक्स एंड वाई। तो आई वाले का कोफिशिएंट सम करेंगे, यहाँ 0 आई है, यहाँ 2 आई है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया हमारा 2 प्लस 0। अरे भाई दोनों सम करोगे तो ये 0 आई है और ये 2 आई है, तो सम करके मिला हमें 2 आई, और 3j है यहाँ 2j है तो प्लस 5j मिला। ठीक है भाई, और यहाँ k नहीं है, 0k है, यहाँ 3k है तो प्लस 3k मिला। यही मिल गया हमें सम a और b का। अब सम का पूछ रहा है x कंपोनेंट एंड y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, तो 2 और 5 है भैया, 2 और 5 वाला है, तो 2 और 5 है। चलो ठीक है भाई, 2 वेक्टर्स a एंड b हैव कंपोनेंट ax ay az एंड bx by bz इफ a प्लस b इज 0। अगर a प्लस बी 0 है, अरे भैया a प्लस बी 0 है, इसका मतलब a इज इक्वल टू माइनस बी, और a वाला है तुम्हारा ax i कैप प्लस है ay j कैप प्लस है az k कैप, और ये वाला है माइनस bx i कैप माइनस by j कैप और माइनस bz k कैप हो जाएगा। ये जब है ऐसे इक्वल तो i का कोफिशिएंट ax है यहाँ, तो ये होगा माइनस ऑफ bx। i का कोफिशिएंट इक्वेट किया भाई, ये जब इक्वल टू ये है तो इधर i का कोफिशिएंट इधर i का कोफिशिएंट सेम होगा। इधर j का कोफिशिएंट az ay है, इधर j का कोफिशिएंट माइनस by है। k का कोफिशिएंट इधर az है तो इधर हमारा माइनस ऑफ bz है। ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल, तो वही बस ax इज इक्वल टू माइनस bx, ay इज इक्वल टू माइनस by, az इज इक्वल टू माइनस bz। क्योंकि a प्लस b 0 था इसलिए a इक्वल टू माइनस b है, यानी a वेक्टर ijk में लिखा और b वेक्टर ijk में लिखा। माइनस लगा हुआ इसलिए सबके कोफिशिएंट को माइनस कर दिया। अब इक्वेट करोगे भाई, दोनों जब इक्वल वेक्टर हैं, ये वाला इक्वल है, तो i का कोफिशिएंट सेम, j का कोफिशिएंट सेम और k का कोफिशिएंट सेम, ऐसे हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये समझ जाओगे वैसे ही, a प्लस बी सी है और a प्लस बी सी है, यानी वेक्टर सम करते हैं वो दोनों के सम करने से। तो भाई जब 0 डिग्री होगा तभी ऐसा होगा, a का
प्लस बी इज इक्वल टू सी है, और ए का वैल्यू और बी का वैल्यू भी सी का वैल्यू है, तो वो तभी होता है जब एक डायरेक्शन में हो, तभी होगा ना जब एक डायरेक्शन में हो, अदरवाइज वैल्यू चेंज हो जाएंगे। ए अगर 3 है, बी अगर 2 है, तो सी 5 तभी होगा ना जब एक डायरेक्शन में हो, यानी 0 डिग्री में हो। चलो भाई आगे बढ़ें हम लोग, ये सब आप कर चुके हैं। आज वाला देखना है, आज वाला। ये मैंने भेजा था, कुछ आपको समझ में नहीं अगर आया होगा इस होमवर्क में, तो वो आज ज़रूर समझ में आ जाएगा, अब ज़रूर समझ में आ जाएगा। प्रूव डैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर पैरेलल। ध्यान देना, प्रूव करना है कि ये वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल में हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे, आज हम लोगों ने पढ़ा भाई, क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा दो, पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। प्रूव करना है तो हमने क्या किया भाई, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो वैल्यू आ गया 0 आ गया, इसका मतलब पैरेलल टू बी है। ठीक है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड बी। अच्छा भाई, तो यहाँ देखा है हम लोगों ने देखा भाई कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर से बना हुआ पैरेललोग्राम। तो क्या करेंगे, सिंपली इनके क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने देखा है भाई कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए यहाँ पे भी यही काम कर देने होंगे। देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर से बना हुआ पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए इसने ए क्रॉस बी निकाला, और ए क्रॉस बी जो आया 27 के, इसी का वैल्यू यानी 27 हो गया। क्लियर है? तो आज की क्लास बाद ये समझ में आ रहा है। फिर देखो, उस तरह से कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिटरमिन बाय द टू वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका हाफ कर देंगे। देखो ध्यान से, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट में कि भाई ए क्रॉस बी के वैल्यू का हाफ होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी का वैल्यू होता है पैरेललोग्राम का एरिया। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाला, ये हमारा इतना वैल्यू आया। ए क्रॉस बी का वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 करना है, ए क्रॉस बी का वैल्यू ये है 33। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू का हाफ, तो हाफ ऑफ 33, तो मिल गया हमें 33/2 मिल जाएगा। अब देखो एक निकालना है, डिटरमिन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। देखो क्वेश्चन में दे दिया परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो आपने सोल्यूशन देखा होगा, होमवर्क में दे दिया था। तो देखा होगा भाई कि इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने हैं। तो बताया था अभी कि दोनों का क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अगर हमें खाली परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होता तो ए क्रॉस बी कर देते, लेकिन हमें यूनिट वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो भाई सिंपल सा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड। तो पहले ए क्रॉस बी निकाला गया, देखो ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाल लिए, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाल लिया और ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाल के इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ए क्रॉस बी का वैल्यू ये है तो √3a² - 3a² + 3a² ऐसे कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर रख लिया है और वेक्टर ये है तो इसमें इसका 3√3 से डिवाइड कर दिया, मिल गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। क्लियर है भाई सबको? क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो एक और क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस एंड दिस। तो ये तो वही काम है भाई, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालेंगे, ये तो चलो वही काम हो गया। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। अरे भैया ऐसा क्वेश्चन तो मैं कराया हूँ। हमें चाहिए एक ऐसा वेक्टर जिसका सेम मैग्नीट्यूड एज डेट ऑफ बी है, मतलब ऐसा एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड, तो तुम्हें पता ही है कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो यही काम करते हैं भाई। तो हमें सी का वैल्यू कितना चाहिए, तो सी का वैल्यू चाहिए एज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब बी वाला जो मैग्नीट्यूड है वही चाहिए। और डायरेक्शन किधर चाहिए, पैरेलल टू ए, ए के डायरेक्शन में चाहिए। पैरेलल टू ए मतलब ए के डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर ए के डायरेक्शन में निकालने होंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देने होंगे। इट मीन्स जो भी बी का वैल्यू है, अब बी का वैल्यू कितना है वो तो तुम्हें पता ही है, बी का वैल्यू कितना है वो छुपा हुआ थोड़ी है,
√7², b का वैल्यू अगर निकालना होगा तो √7² प्लस 24 का स्क्वायर करोगे भाई। तो यहाँ पे b का वैल्यू जो हो वो डाल दो और इधर हम लोग यूनिट वेक्टर अलोंग a निकालेंगे, इसलिए a के वेक्टर में और a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो a का मैग्नीट्यूड तो 5 है भैया, तो ये मिल जाएगा। b का मैग्नीट्यूड जो भी है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, a वेक्टर है 3i + 4j और यूनिट वेक्टर हो गया इसमें 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मिल गया हमें। तो ये वेक्टर निकल जाएगा भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसके आगे आज का तो टाइम हो रहा है, आपको मैं होमवर्क का कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप आराम से होमवर्क करते रहना। अब सारे आपको समझ में आएंगे। देखो एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, फाइंड अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा ये तो वही है, उसी का आंसर हो गया, ये उसी का आंसर हो गया। लैम्डा निकालें इन द यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर में लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो भाई ये तो सब निकाल लेंगे, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड इसका मतलब 1 होगा, लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए ये 1 होगा, इसलिए ये हो गया 0.3 0.16 प्लस 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरह से अब लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू पता है तुम्हें 1 माइनस दिस, तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, जो भी आ जाएगा वैल्यू निकाल लेंगे। लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये हो गया 80, तो 0.2 हो गया, 0.20 मिला। लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा √0.2 मीन्स 2/10, √2/10, ये मिल जाएगा तुम्हें वैल्यू लैम्डा का। इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर दिया हुआ है भाई, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए ये अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 करके सॉल्व कर देंगे, लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। बोलो भाई ठीक है? Yes, sir. Yes, yes, sir. तो मैं कुछ और उन्हीं होमवर्क में कुछ और 5-10 और होमवर्क मैं उसमें ऐड करके आपको दे दूंगा, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लोगे, एक बार सॉल्व करके और मैच कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप जो भी मैं आज ये वाला PDF में भेज दूंगा आपको पूरा पूरा, इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है।